हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है ओलिगोपोली और टॉपिक का नाम है एजवर्थ्स डुओपोली मॉडल। एजवर्थ्स ने क्या कहा था ओलिगोपोली और डुओपोली के बारे में? चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि ओलिगोपोली के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और जैसे जैसे मैं वीडियो बनाता रहूँगा लिंक्स ऐड करता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। P.Y. एजवर्थ एन इंग्लिश इकोनॉमिस्ट ऑल्सो क्वेश्चनड कुर्नॉट्स मॉडल। जो एजवर्थ थे उन्होंने भी कुर्नॉट मॉडल को क्वेश्चन किया था कि भाई ये चीज़ें आपने गलत करी हैं। हिज ओन डुओपोली मॉडल which he presented in 1897 has been considered more plausible। उनका जो मॉडल है वो थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक माना जाता है। इन एजवर्थ्स मॉडल some important assumptions of कुर्नॉट मॉडल have been retained। बल्कि कुछ जो assumptions थी किनकी, कुर्नॉट की, उनको रिटेन किया गया है, ठीक है। लाइक कुर्नॉट, Edgeworth assumes that the two firms produce identical products, their cost of production is zero, they share the market among themselves equally, and each of the firm ignoring the fact of interdependence, assuming the rival firms will not react to its own price decisions। लाइक कुर्नॉट, उन्होंने कुर्नॉट की तरह ये एज्यूम किया था कि दोनों की दोनों फर्म्स हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आइडेंटिकल मतलब सेम क्वालिटी के हैं और उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी जीरो है और वो मार्केट शेयर अपना इक्वली शेयर करते हैं दोनों की दोनों। एंड ईच फर्म इग्नोरिंग द फैक्ट दैट इंटरडिपेंड वो मतलब इग्नोर करती थी दोनों की दोनों कंपनियां कि उनमें कोई इंटरडिपेंडेंस नहीं है, नाइव बिहेवियर टाइप, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज assumptions, एजवर्थ मेक्स टू मोर assumptions, that is, in his model, the two firms have limited productive capacity and neither by itself can supply all that market will take at the zero price। मतलब दोनों की दोनों जो कंपनीज हैं उनकी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। सारा का सारा माल जो मार्केट में डिमांड हो रहा है वो एक अकेली कंपनी नहीं बना सकती। सेकेंडली, द प्रोडक्ट इज नॉट सोल्ड इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट विच इम्प्लाइज दैट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड टू डिफरेंट प्राइजेस में प्रिवेल इन द मार्केट। सेकेंडली, क्योंकि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं है तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो सेम प्राइस एग्जिस्ट करता है, मगर यहाँ परफेक्ट कॉम्पिटिशन तो नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि शॉर्ट पीरियड में अलग अलग प्राइस हो सकते हैं मार्केट में एक ही चीज़ के, मतलब वो जो चीज़ बना रही है। अब इसको मैंने डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैंने इस तरफ फर्म एक्स, इस तरफ फर्म वाई दिया हुआ है, नीचे आउटपुट दिया हुआ है और वाई एक्सिस पे प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत मज़ेदार सा मॉडल है ये। एजवर्थ्स मॉडल जो डुओपोली मॉडल है कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जब भी आप डायग्राम का एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे तो पेपर में ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि फलां चीज़ कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। प्राइस इज शोन ऑन द वर्टिकल एक्सिस, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लिखें कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या गिवन है, और आउटपुट इज शोन ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब ये जो एक्स एक्सिस है इस पे हमने आउटपुट दिया हुआ है, ठीक है। द आउटपुट ऑफ फर्म एक्स इज मेजर्ड ऑन द राइट साइड ऑफ पॉइंट O along with the horizontal axis on line AB, ये वाला, ठीक है। तो मतलब फर्म X का इस साइड दिया हुआ है और फर्म Y का इस साइड दिया है, इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है बस, ठीक है। और OB एंड द डिमांड कर्व फेस्ड बाय द फर्म इज AB, मतलब ये वाली जो है उसकी डिमांड कर्व है AB, ठीक है। मैं साथ साथ डिक्टेट करता रहूँगा डायग्राम को। द आउटपुट ऑफ फर्म Y इज मेजर्ड ऑन द लेफ्ट साइड, वही वाली कि इसकी लेफ्ट साइड पे आएगी, और जो इसकी जो टोटल क्वांटिटी है वो OC है, ठीक है, एंड इसकी जो डिमांड कर्व है वो AC है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है, बाकी कोई चक्कर वाली बात नहीं है। द डिमांड कर्व फेस्ड बाय दीज टू फर्म्स आर सिमिलर बिकॉज एजवर्थ एज्यूम्स दैट बोथ द फर्म्स चार्ज द सेम प्राइस एंड दस शेयर द मार्केट इक्वली। तो एजवर्थ एज्यूम करते थे कि ये जो दोनों के दोनों कंपनीज हैं वो शॉर्ट पीरियड में तो क्या पता प्राइस ऊपर नीचे हो जाए, मगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेम प्राइस चार्ज करेंगे, समझ गए बात, और उनका मार्केट शेयर इक्वल रहेगा, ये एजवर्थ एज्यूम करते थे। इन द गिवन फिगर OM मेजर्स एक्स कैपेसिटी आउटपुट। OM जो है, ये जो OM है ये एक्स की टोटल कैपेसिटी ऑफ आउटपुट, एंड लाइकवाइज ON जो है वो, ये जो ON है, ON ये है फुल कैपेसिटी ऑफ फर्म Y। OM क्या हुई, एक्स की फुल कैपेसिटी जिसमें वे काम एक्स काम कर सकता है, और ON क्या हुई, वाई की फुल कैपेसिटी जिसमें ये काम कर सकता है और इतना मैक्सिमम माल बना सकता है। उसके बाद क्या हुआ वो साथ के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्म एक्स विल प्रोड्यूस OR एंड द फर्म वाई विल प्रोड्यूस OS। फर्म एक्स जो प्रोड्यूस करेगी वो OR प्रोड्यूस करेगी, और जो फर्म वाई है वो प्रोड्यूस करेगी OS, समझ गए बात। द प्राइस
will be OP1 and joint profit will be equal to the area SFER। जो इसके सामने जो प्राइस है वो ये होगा OP1, और ये जो पूरा का पूरा ये है ना, ये पूरा का पूरा ट्राइंगल, मतलब ये जो स्क्वायर सा बन गया है, ये इन दोनों का क्या होगा, प्रॉफिट। समझ गई बात, ये इनका प्रॉफिट होगा SFER, मतलब ये वाला एरिया SFER, ये वाला, ठीक है। उसके बाद however in Edgeworth's model this does not happen। एजवर्थ मॉडल में ये ऐसा नहीं होता कि दोनों के दोनों हल्की सी कंपटीशन भी ना करें। when the two firms independently start with price OP1 they will stick to it। इंडिपेंडेंटली स्टार्ट करेंगे इस प्राइस पे माल बेचना, तो थोड़ी देर के लिए वो स्टिक करके रखेंगे कि चलो ये प्राइस चार्ज करते हैं। मगर in order to capture the other firm's market, any one of the two firms may lower its price on the assumption that the other firm will stick to its price। तो दोनों में से कोई भी एक सोचेगा चलो मजा चखाते हैं दूसरे को और दूसरे का मार्केट शेयर एक्वायर कर लेते हैं, तो क्या पता दोनों में से कोई भी एक जो है कम प्राइस चार्ज करने लग जाए, जिससे उसकी डिमांड जो है उसकी चीज़ की डिमांड बढ़ जाए, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखी है। लेट अस सपोज दैट फर्म वाई लोअर्स द प्राइस बाय 10%। क्या पता फर्म वाई, जो फर्म वाई है उसको थोड़ा चुल मच जाए कि भाई मैं मज़ा चखाता हूँ इसको, वाई वाले को, उसने क्या प्राइस चार्ज करना शुरू कर दिया, OP2, ठीक है। तो उसने क्या किया, दिस विल नेचुरली अट्रैक्ट फर्म एक्स customers, so firm X decide to retaliate by lowering its price by 20%। क्या पता उसने ये मतलब यहाँ तक प्राइस गिराया तो उसने फर्म ने और प्राइस गिरा दिया। समझिए बात, मैंने आपको OP2 तक कहा था ना, मान लो इधर तक प्राइस गिराया, थोड़ा सा नीचे तक गिराया, क्या पता वो 10 की जगह 20% गिरा दे आपस में, ठीक है। तो फर्म X ने उससे भी ज़्यादा प्राइस गिरा दिया। फर्म Y will not learn from its earlier experiences and enter into a price war which will continue until the price reaches OP2। तो मान लो फर्म Y ने थोड़ा सा प्राइस गिराया बिटवीन मतलब इसके बीच में कहीं ये गिरा दिया मान लो 10%, तो जो फर्म X थी उसने 20% गिरा दिया। समझ गए बात। तो फर्म Y को अकल नहीं आई कि भाई ये तो प्राइस वॉर चलने लगी है, तो वो आपस में लड़ाइयाँ करनी शुरू कर रहे हैं। समझ गए बात। तो अब मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा ये है कि क्योंकि उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ये है तो वो इससे नीचे प्राइस नहीं लेके जाएंगे। समझ गए बात। तो ये चीज़ मेन डायग्राम में बताई हुई है। एट दिस लेवल नीदर फर्म विल होप टू गेन एनीथिंग फ्रॉम फर्दर रिडक्शन इन द प्राइस, और वो प्राइस वॉर चलती रहेगी जब तक प्राइस OP2 तक नहीं पहुंचता। तो अल्टीमेटली प्राइस यहाँ तक पहुंचेगा और इससे नीचे ये प्राइस नहीं गिराएंगे, ठीक है। क्यों नहीं गिराएंगे, क्योंकि दोनों में प्रोडक्शन कैपेसिटी है ही नहीं, इससे ज़्यादा वो माल नहीं बना सकते। मतलब एक्स जो फर्म है वो OM से ज़्यादा नहीं बना सकती और ये ON से ज़्यादा नहीं बना सकती, क्योंकि ये इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है जो कि एजवर्थ ने एज्यूम की हुई है। इन एजवर्थ्स मॉडल देयर इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। एट दिस स्टेज एनी ऑफ द टू फर्म्स कैन थिंक ऑफ रेजिंग द प्राइस एंड दस इंक्रीजिंग द प्रॉफिट। दोनों में से किसी भी एक कंपनी को फिर से चुल मच जाएगा कि भाई हमने दूसरे से प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है, तो क्या पता प्राइस बढ़ाना शुरू कर दे। दिस इंक्रीज इन द प्राइस by a firm may result in some reduction in the demand for its product। अब जब भी दोनों में से कोई भी कंपनियां प्राइस बढ़ाएगी तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। बट ऑल द कस्टमर विल नॉट शिफ्ट टू अदर फर्म एज देयर डिमांड कैन नॉट बी मेट बाय द अदर फर्म्स ड्यू टू इट्स लिमिटेड कैपेसिटी। अगर एक कंपनी प्राइस बढ़ा भी देती है तो उसके कुछ कस्टमर्स दूसरी तरफ चले जाएंगे, मगर जो पहले वाली कंपनी है वो आपको पता है ना, उसकी भी तो प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है, वो उससे एक क्वांटिटी से ज़्यादा माल नहीं बना सकती, एक क्वांटिटी से ज़्यादा माल बनाने की उसकी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप क्यों लगाया है, लिखते लिखते कभी गलतियाँ हो जाती हैं। अभी मेरी एक वीडियो थी उसमें एक वर्ड की गलती होगी, मैंने बोला तो सही है मगर लिखा हुआ गलत था। मतलब एक वर्ड था राइस की जगह वीट, वीट की जगह मतलब राइस लिख दिया था, मुझे वहाँ वीट लिखना था, ठीक है। तो बोला तो मैंने वीट ही है क्योंकि दिमाग तो उसी हिसाब से चल रहा है, बट ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी। दिस सिचुएशन विल इंड्यूस द अदर फर्म ऑल्सो टू रेज द प्राइस। तो अगर एक कंपनी ने प्राइस बढ़ाया, उसके कस्टमर दूसरी तरफ चले गए, मगर उसकी तो प्रोडक्शन की कैपेसिटी बड़ी कम है, थोड़े बहुत तो एडजस्ट कर लेगा, सारे तो नहीं ना एडजस्ट कर सकता, तो दूसरी कंपनी को भी प्राइस बढ़ाना ही पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू एजवर्थ, when a duopolist firm observes that the competing firm manages to sell its product at higher price, then it has a tendency to raise the price also। जब वो देखता है कि भाई मेरी जो competing firm है वो महंगे रेट पे बेच रही है, तो वो कहता है मैं भी महंगे रेट पे बेचता हूँ, फिर मैं भी प्रॉफिट कमा लेता हूँ। The rival firm often competes in raising the price and process continues until the price rises up to OP1। तो ये कह रहे हैं कि भाई
प्राइस मैक्सिमम यहाँ बढ़ सकता है, मिनिमम यहाँ जा सकता है, इसके बीच में प्राइस वॉर कर सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे चलते हैं। एट दिस लेवल, नॉट लर्निंग फ्रॉम देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस, द फर्म्स विल हैव द इंसेंटिव टू कैप्चर द राइवल फर्म्स कस्टमर बाय प्राइस कटिंग। जब प्राइस टच होगा पर फिर नीचे आ जाएंगे, प्राइस की मारामारी शुरू कर देंगे। दिस thus in the given figure price will endlessly oscillate between upper limit जो है OP1 and lower limit जो है OP2। जैसा कि मैंने बताया था OP1 और OP2 के बीच में ये घूमता रहेगा प्राइस, क्योंकि जब ज़्यादा नीचे आएगा तो ऊपर कर देंगे, जब ऊपर आएगा तो नीचे हो जाएगा, ठीक है। कंपटीशन के बारे में बताया, इसलिए थोड़ा रियलिस्टिक मॉडल है ये वाला बर्ट्रैंड। दस इन एजवर्थ, बर्ट्रैंड कह गया एजवर्थ मॉडल, ठीक है, क्योंकि इससे पहले बर्ट्रैंड की वीडियो बनाई थी तो वो मुंह पे चढ़ा हुआ। दिस एजवर्थ मॉडल, thus in Edgeworth's model there is no unique equilibrium price and no unique equilibrium output। इसमें कोई भी एक सेट नहीं कह सकते कि ये equilibrium price है, ये equilibrium output है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी लगातार चेंज होते हैं। In oligopolistic markets of our times one often observes that the price oscillations which Edgeworth has described in his model जो है काफ़ी रियलिस्टिक है, ठीक है। ये तो आजकल के टाइम में हम ऑब्जर्व करते ही हैं कि भाई प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, क्वांटिटी ऊपर नीचे होती रहती है, कोई एक सेट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी नहीं है। बट द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ दिस मॉडल इज द सेम एज द कनॉट्स, दैट इज फर्म्स आर टू नाइव in their behavior and are not willing to learn from their past experience। तो कोनॉट मॉडल की तरह ही इन्होंने कहा कि उनका जो बिहेवियर है वो नाइव होता है, मतलब वो अपनी पास्ट जो है एक्सपीरियंस है कुछ नहीं सीखते, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये मॉडल की बुराई है। दिस प्रिवेंट्स, इसकी वजह से क्या होता है, दिस प्रिवेंट्स देम टू कॉपरेट, आपस में कॉपरेट नहीं कर पाते और अपना जॉइंट प्रॉफिट को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं और अपनी आउटपुट को भी रेस्ट्रिक्ट करते हैं और जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं कर सकते। तो इस मॉडल की बिगेस्ट बुराई यही है कि मतलब उनका नाइव बिहेवियर जो था वो तो कोनॉट मॉडल की तरह ही है, समझ की बात। बट अच्छाई है कि ये कहते हैं कि भाई ओलिगोपोली में फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वो बोलने में कभी कभी एक आधा वर्ड इधर से उधर हो जाता है, क्योंकि मुझे वीडियो भी जल्दी ख़त्म करनी होती है और इससे पहले कि घर के बाहर आके कोई शोर मचाना शुरू कर दे। ऐसा नहीं है कि मैं शोर वाले इलाके में रहता हूँ, मगर जहाँ पे भी मैं रहता हूँ वहाँ हॉकर्स आते रहते हैं, कोई ना कोई आता रहता है, गाड़ी निकलती रहती है, कभी कभी कोई मोटरसाइकिल पे आवाज़ें निकालता है सिलेंसर की, तो इस वजह से मुझे जल्द से जल्द वीडियो ख़त्म करने का एक प्रेशर होता है, तो कभी कभी बोलना कुछ आता है और वर्ड थोड़ा सा स्लिपेज हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।